बादलों के ऊपर एक विशाल साया चुपचाप खड़ा है। एक ऐसी प्रतिमा जो सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग के इतिहास का एक अद्भुत चमत्कार है। 700 मीटर ऊंचे पहाड़ पर, जहां हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चलती हैं, जहां हर साल सैकड़ों बार बिजली गिरती है, वहां 1000 टन वजनी प्रतिमा लगभग 1 सदी से मजबूती से खड़ी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह प्रतिमा गिरी क्यों नहीं? कल्पना कीजिए, 1930 के दशक में, जब तकनीक आज जैसी उन्नत नहीं थी, लोगों ने आखिर कैसे एक ऐसी विशाल संरचना बनाई जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। यह सिर्फ एक मूर्ति की कहानी नहीं है, यह इंसानी सपनों की दृढ़ संकल्प की और असंभव को संभव बनाने की कहानी है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ एक मूर्ति बनाना नहीं थी, बल्कि उसे ऐसी जगह पर बनाना था जहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ा अभियान था। वह एक अकेली ग्रेनाइट की चोटी थी जो घने वर्षावन के बीच खड़ी थी। चारों ओर खतरनाक ढलानें, फिसलन भरी चट्टानें और सैकड़ों फीट गहरी खाइयां थीं जो नीचे तक जाती थी। 1921 ब्राजील अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने वाला था। देश को एक ऐसी पहचान चाहिए थी जो पूरी दुनिया के सामने ब्राजील का प्रतीक बन सके। और फिर सबकी नजरें गईं कोर्कोवाडो पर्वत की ओर। रियो डी जेनेरो के ऊपर खड़ा है खतरनाक पहाड़, अक्सर बादलों में छिपा रहता था। स्थानीय लोग इसे कुबड़ा पहाड़ कहते थे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, वहां कुछ भी बनाना लगभग असंभव था। न सड़कें, न खुली जगह और न ही भारी मशीनों को ऊपर ले जाने का कोई आसान रास्ता। फिर भी एक इंजीनियर ने कहा, यहीं पर दुनिया की सबसे महान मूर्ति बनेगी। उस इंजीनियर का नाम था हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा। शुरुआत में उनका डिजाइन काफी अलग था। उन्होंने मसीह को एक हाथ में क्रॉस और दूसरे हाथ में दुनिया का गोला पकड़े हुए कल्पना की थी। लेकिन लोगों ने इस डिजाइन का मजाक उड़ाया। वे इसे कहते थे क्राइस्ट विद द बॉल। यही आलोचना एक नए विचार की शुरुआत बन गई। सिल्वा कोस्टा ने फैसला किया, मूर्ति खुद ही क्रॉस बनेगी, और यही फैसला इतिहास बदलने वाला था। सिल्वा कोस्टा जानते थे कि ये अब सिर्फ एक मूर्ति नहीं रही, ये एक सपना बन चुकी थी जिसे पूरी दुनिया देखने वाली थी। रात दर रात वह नक्शों और रेखाचित्रों के बीच बैठे रहते। कागज पर बनती और मिटती रेखाएं उनके मन की बेचैनी बयान करती थी। एक तरफ कला थी, ऐसी कला जो लोगों के दिलों को छू सके, और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग थी जो इस असंभव से लगने वाले सपने को हकीकत में बदल सकती थी। अगर यह मूर्ति बहुत भारी होती तो पहाड़ और तेज तूफानी हवाएं उसका भार कभी नहीं झेल पाती, और अगर इसका डिजाइन कमजोर होता तो वह भव्यता कभी महसूस नहीं होती। जिसका सपना वे देख रहे थे, फिर एक ऐसा पल आया जब सिल्वा कोस्टा ने एक बड़ा फैसला लिया। यह सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति नहीं होगी, ये खुले हुए हाथों के साथ खड़ी होगी, मानो पूरी मानवता को अपनी बाहों में समेट रही हो। लेकिन यही डिजाइन सबसे खतरनाक भी था, क्योंकि इतने विशाल हाथ तेज हवाओं और तूफानों के दौरान पूरे ढांचे पर
बहुत ज़्यादा दबाव डालने वाले थे। अब सिर्फ कला का विषय नहीं रहा था, यह बन चुका था इंसानी सपनों और प्रकृति की ताकत के सामने एक चुनौती। सिल्वा कोस्टा ने कहा, मूर्ति खुद ही क्रॉस बनेगी और यही फैसला हमेशा के लिए इतिहास बदलने वाला था। और फिर असली चुनौती शुरू हुई। इतनी ऊंचाई पर इतनी विशाल मूर्ति को मजबूती से खड़ा कैसे रखा जाए। उन्नीस के दशक में ज्यादातर बड़ी संरचनाएं स्टील से बनाई जाती थी, जैसे एफिल टॉवर, लेकिन कोर्कोवाडो पर्वत समुद्र के काफी पास था। समुद्र की नमकीन हवा कुछ ही दशकों में स्टील को जंग लगा सकती थी और समय के साथ यह महान स्मारक धीरे धीरे जंग की भेंट चढ़ सकता था। आखिरकार प्रकृति जीत जाती। अब यह सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं रही थी, यह प्रकृति के खिलाफ एक चुनौती बन चुकी थी। तभी सिल्वा कोस्टा ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने चुना रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, यानी प्रबलित कंक्रीट। उस समय के लिए यह एक बेहद असामान्य फैसला था, क्योंकि इससे इतनी ऊंचाई पर कंक्रीट से बना इतना विशाल कलात्मक ढांचा कभी नहीं बनाया गया था। तब इस परियोजना में फ्रांस के प्रसिद्ध इंजीनियर अल्बर्ट काको को सिर्फ मूर्ति के विशाल वजन का ही हिसाब नहीं लगाया, बल्कि हवा के दबाव, बिजली गिरने के खतरे और यहाँ तक कि पहाड़ की हलचल को भी ध्यान में रखा, क्योंकि मसीही की फैली हुई बाहें असल में विशाल पाल की तरह काम करती हैं। जब तेज हवाएं इन बाहों से टकराती हैं तो पूरे ढांचे पर हजारों किलोग्राम का दबाव पड़ता है। एक छोटी सी गलती और पूरी मूर्ति गिर सकती थी। समुद्र तल से 700 मीटर की ऊंचाई पर, जहां मौसम हर 10 मिनट में बदल जाता है, वहां कंक्रीट को बराबर और मजबूती से कैसे डाला जाए बिना हवा के बुलबुलों के इस खतरनाक पहाड़ पर। यही वह सवाल था जिसका जवाब इंजीनियरों को ढूंढना था। जब ब्राजील में पहाड़ की चट्टानों का अध्ययन किया जा रहा था, उसी समय दूर पेरिस में इस महान मूर्ति की आत्मा आकार ले रही थी। सिल्वा कोस्टा समझ चुके थे कि सिर्फ कंक्रीट काफी नहीं होगा। इस स्मारक को वास्तविक भव्यता देने के लिए उन्हें एक महान कलाकार के हाथों की जरूरत थी। तभी उन्होंने चुना पॉल लैंडोस्की को। लेकिन लैंडोस्की ने कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर नहीं, बल्कि पेरिस के बोलोन बियांकूर स्थित अपने स्टूडियो में चुपचाप काम शुरू किया। वहां मिट्टी, प्लास्टर और गहरी खामोशी के बीच मूर्ति का विशाल चेहरा धीरे धीरे आकार लेने लगा। लैंडोस्की ने सिर और हाथों के वास्तविक आकार के मॉडल तैयार किए। सिर की ऊंचाई लगभग 3.75 मीटर थी और हर हाथ लगभग 3.20 मीटर लंबा था। फिर इन विशाल मॉडलों को दर्जनों अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। हर हिस्सा मानो किसी विशाल रहस्य का एक टुकड़ा हो। इनसे नकारात्मक सांचे तैयार किए गए और समुद्र पार करके रियो डी जेनेरियो भेजे गए। फिर वहां उस खतरनाक पहाड़ी चोटी पर इन सांचों को प्रबलित कंक्रीट से भरा गया। अब यह सिर्फ निर्माण कार्य नहीं रहा था, यह अपने समय की सबसे बड़ी त्रिआयामी पहेली बन चुका था। हर क्रमांकित हिस्सा मूर्ति के भीतर पहले से मौजूद धातु के ढांचे पर बिल्कुल सही जगह बैठना था, क्योंकि इंजीनियर जानते थे कि नींव में सिर्फ कुछ मिलीमीटर की गलती भी ऊपर पहुंचकर कई मीटर की खतरनाक गड़बड़ी में बदल सकती थी। उन्नीस में आखिरकार निर्माण कार्य शुरू हुआ और यह दुनिया की सबसे खतरनाक निर्माण परियोजनाओं में से एक बन गया। उस समय पहाड़ की चोटी तक कोई सड़क नहीं जाती थी। वहां सिर्फ एक पुरानी रेलवे लाइन थी। रेत, सीमेंट, लोहा, यहाँ तक कि फ्रांस से आने वाले मूर्ति के हिस्से भी, सब कुछ उसी छोटी रेलवे के सहारे ऊपर पहुंचाया जाता था। चोटी पर जगह बहुत कम थी। सामग्री जमा करने के लिए कोई जगह नहीं थी। जो सामान सुबह पहुंचता
उसे उसी दिन इस्तेमाल करना पड़ता था। अक्सर बादल पूरे निर्माण स्थल को ढक लेते थे। कई बार मजदूरों को अपने सामने कुछ ही फीट तक दिखाई देता था। फिसलन भरी जमीन, तेज हवाएं और सैकड़ों मीटर गहरी खाइयां। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे 9 साल के निर्माण कार्य के दौरान एक भी मजदूर की मौत आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं हुई। उस दौर के लिए यह लगभग अविश्वसनीय था। एक ऐसी तकनीक उपलब्धि जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती थी। आज ज्यादातर लोग क्राइस्ट द रिडीमर को एक विशाल ठोस मूर्ति समझते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह मूर्ति अंदर से पूरी तरह ठोस है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। क्राइस्ट द रिडीमर असल में एक विशाल खोखला ढांचा है। इसके अंदर संकीर्ण सीढ़ियां और छोटे छोटे रास्ते मौजूद हैं जो पैरों से लेकर सिर तक जाते हैं, और अंदर सिर्फ खाली जगह नहीं है। मूर्ति के भीतर छिपा है स्तंभों, स्टील की बीमों और प्रबलित कंक्रीट का एक जटिल जाल। यही छिपा हुआ ढांचा मूर्ति के विशाल वजन को पहाड़ की कठोर ग्रेनाइट चट्टानों तक पहुंचाता है। जब तेज हवाएं मसीह की फैली हुई बाहों से टकराती हैं, तो यही आंतरिक ढांचा इस विशाल स्मारक को मजबूती से खड़ा रखता है। लेकिन शायद इस मूर्ति का सबसे रहस्यमय हिस्सा इसके सीने के अंदर छिपा है। सिल्वा कोस्टा ने वहां एक छोटा सा दिल लगवाया था, एक ऐसा दिल जो बिल्कुल मानव हृदय जैसा दिखता था। उसे बाहर से कभी नहीं देखा जा सकता, न पर्यटक उसे देख पाते हैं और न ही वह तस्वीरों में दिखाई देता है। वह सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, वह इंजीनियरों और रचनाकारों का था। एक शांत हस्ताक्षर था, मानो वे इस विशाल पत्थर की प्रतिमा के भीतर जिंदगी की एक धड़कन छोड़ जाना चाहते हों। कंक्रीट मजबूत था, लेकिन एक खतरा अब भी बाकी था। बारिश, ज्यादा नमी और दिन रात बदलता तापमान समय के साथ कंक्रीट में दरारें पैदा कर सकता था। इसीलिए इंजीनियर जानते थे, अगर इस विशाल स्मारक को सदियों तक सुरक्षित रखना है तो इसे एक खास सुरक्षात्मक परत की जरूरत होगी। समाधान मिला, सोपरस्टोन से एक ऐसा पत्थर जो खदान से निकलते समय नरम महसूस होता है, लेकिन वर्षों तक हवा, बारिश और मौसम का सामना करने के बाद बेहद कठोर और टिकाऊ बन जाता है। लेकिन फिर एक नई समस्या सामने आई। इतनी बड़ी, घुमावदार और जटिल सतह को पत्थर से ढका कैसे जाए? तभी एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया गया। पत्थर को लगभग 60 लाख छोटे छोटे त्रिकोण आकार के टुकड़ों में काटा गया। हर टुकड़ा लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा था। इतना छोटा कि वह आसानी से हथेली में समा जाए। उन्हें एक एक करके सीधे मूर्ति पर लगाना लगभग असंभव था। इसलिए हजारों महिलाओं ने इन छोटे छोटे पत्थरों को अपने हाथों से कपड़े की बड़ी चादरों पर सावधानी से चिपकाया और बाद में इन चादरों को मूर्ति की सतह पर लगाया गया, मानो पत्थरों का एक विशाल वस्त्र धीरे धीरे उसके शरीर पर पहनाया जा रहा हो। लेकिन सबसे भावुक रहस्य इन पत्थरों के पीछे छिपा था। कई महिलाओं ने इन टुकड़ों के पीछे अपने नाम, अपने बच्चों के नाम और छोटी छोटी प्रार्थनाएं लिख दी। इसका मतलब आज भी इस महान मूर्ति के भीतर हजारों खामोश यादें, दुआएं और इंसानिश हमेशा के लिए छिपे हुए हैं। तकनीकी रूप से यह मूर्ति कभी भी पूरी तरह धूसर नहीं थी। यह लाखों छोटे पत्थरों से ढकी हुई थी, जो एक जीवित त्वचा की तरह सूरज की रोशनी, बादलों और शाम के आसमान के साथ अपना रंग बदलती रहती है। और इस शांत पत्थरीली परत के नीचे एक छिपा हुआ स्टील का ढांचा हर दिन वर्षावन की खतरनाक नमी के खिलाफ अपनी खामोश लड़ाई लड़ता रहता है।
कोर्कोवाडो पर्वत ब्राजील की उन जगहों में से एक है जहां सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, और क्योंकि यह मूर्ति पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर खड़ी है, इसलिए यह लगातार बिजली चपेट में रहती है। इसी वजह से इंजीनियरों ने एक उन्नत सुरक्षा प्रणाली बनाई। पूरी मूर्ति एक विशाल फैराडे केज की तरह काम करती है। इसके सिर और उंगलियों में लाइटनिंग रॉड लगाए गए जो बिजली को सुरक्षित रूप से जमीन तक पहुंचाते हैं। यह प्रणाली बिजली को गहरे धातु ढांचों के माध्यम से पहाड़ की ग्रेनाइट नींव तक ले जाती है। लेकिन कभी-कभी प्रकृति की शक्ति और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। 2014 में एक शक्तिशाली बिजली गिरने से मूर्ति के दाएं हाथ का अंगूठा टूट गया। मरम्मत के लिए विशेषज्ञ पर्वतारोहियों को बुलाया गया। रस्सियों की मदद से वे मूर्ति के सिर से नीचे उतरे और जमीन से काफी ऊंचाई पर हवा में लटकते हुए उसकी बाहों पर चलकर टूटे हुए अंगूठे को फिर से बनाया। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मरम्मत में उसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया जो मूल रूप से 1930 के दशक में लगाया गया था। 12 अक्टूबर 1931 पहली बार दुनिया ने इस विशाल प्रतिमा को आकाश के सामने रोशन होते देखा। लोग हैरान रह गए। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, यह मानव साहस का एक प्रतीक था, एक सपना जो बादलों के ऊपर हकीकत बन चुका था। आज हर साल लाखों लोग क्राइस्ट द रिडीमर को देखने आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ उसका चेहरा देखते हैं। वे उसके भीतर छिपी इंजीनियरिंग नहीं देख पाते, वे उन खतरों को नहीं देखते और न ही उन हजारों लोगों की मेहनतों को जिन्होंने इसे संभव बनाया। यह प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि इंजीनियरिंग सिर्फ गणनाएं और आंकड़े नहीं होती। यह इंसान की वह क्षमता है जो सबसे कठिन जगहों पर भी सपनों को आकार दे सकती है। और शायद यही कारण है कि लगभग एक सदी बाद भी बादलों के ऊपर खड़ी यह विशाल प्रतिमा दुनिया को आज भी एक ही शांत संदेश देती है। जब इंसान सपने देखने का साहस करता है तो पहाड़ भी छोटे लगने लगते हैं।